हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का जो हमारा रिवीजन का क्लास 2 है और ये रिवीजन का क्लास 2 हमारा सीडीपी का है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास से रिलेटेड आपको रिविजन्स के सीरीज़ चल रही है अभी, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम मिक्स क्वेश्चन लेके चलेंगे, मिक्स रिवीजन करेंगे पेपर 1 वाले बच्चों के लिए भी और पेपर 2 वाले बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए सीडीपी का जो सिलेबस है ना वो कॉमन है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। टॉपिक ए है, थोड़े से फेरबदल के साथ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये जो रिवीजन क्लास चल रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने 10 रिवीजन क्लास अगर आपने ये देख ली, लगातार 10 क्लास आएंगे, मैं आपको बता दूं, आज दूसरा क्लास है। तो अगर आपने 10 क्लास देख ली तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता 30 आउट ऑफ 30 लाने से एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन सीडीपी से क्या है, ठीक है। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यानी इधर जो 3-4 साल से जो भी आपको अगर सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2-3 चीज़ पर 2-3 जो की पॉइंट है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे क्या पूछ लिया जाता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट या लिस्ट अप्रोप्रिएट, है ना, जो कम महत्वपूर्ण है वो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो भी ऑप्शन दिए रहेंगे आपको 4, वो चारों सही होंगे, लेकिन चारों में बेटर कौन है, ये आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करके आपको आंसर देना है। केयरफुली आंसर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से आंसर कीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मोस्टली बच्चे 90% बच्चे सीडीपी के पोर्शन को ही बनाते हैं, है ना। तो सीडीपी में आपका माइंड फ्रेश रहता है, आप बहुत अच्छे से बनाइए। आपको 30 आउट ऑफ 30 स्कोरिंग है, बहुत सारे बच्चों को 30 आते हैं, आप भी ला सकते हो, है ना। तो उसी तरीके से हम तैयारी करेंगे। 10 दिनों में 10 रिवीजन क्लास और आपकी सीडीपी का पूरा सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको बताना है, यानी सबसे उपयुक्त आपको बताना है। द डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंटर पार्ट of the body towards periphery और extremity denotes the, यानी जब डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा है। डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन में 2 तरह से हमारा डेवलपमेंट होता है। एक होता है सर से पाँव, यानी हेड टू टो, जिसको हम सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अंदर से बाहर की ओर, है ना, अंदर से बाहर की ओर, यानी आपके बॉडी के पार्ट से आपके बाहर की ओर, यानी सेंटर टू पेरिफेरी। ये 2 टाइप को डायरेक्शन हमने पढ़े हैं, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, बॉडी पार्ट्स टू आउट पेरिफेरी, यानी अंदर से बाहर की ओर जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। क्या वो रेडिएटेड डेवलपमेंट है, क्या वो डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट है, क्या वो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, या वो कैस्केड डेवलपमेंट है। तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है, प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट जो होता है, जिसको मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं, वही होता है बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरी या सेंटर टुवर्ड्स पेरिफेरी। नाउ ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, ठीक है। कुल आज हम कोशिश करेंगे कि 15 क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे, है ना, जिससे आपका जो ये वीडियो हो वो ज़्यादा लंबा भी नहीं जाए, आप चलते फिरते, क्योंकि देखिए अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 1-1 घंटे का वीडियो देखिए। आपको क्या करना है, शॉर्ट वीडियो देखना है। शॉर्ट वीडियो देखकर आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी आप रिवीजन करो, क्योंकि ये रिवीजन है ना, रिवीजन क्लास है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, तो आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। Our second question is, the school is an institution of socialization of child where, यानी स्कूल क्या है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण का एक ऐसी संस्था है जहाँ बच्चे क्या होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल रूटीन ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन, जहाँ पे स्कूल की रूटीन जो होती है वो सेंट्रल पोजीशन में होती है, स्कूल एक्टिविटी सेंट्रल पोजीशन में होती है, या कि स्कूल के टीचर सेंट्रल पोजीशन में होते हैं। तो देखिए जो भी
भी चीज होती है ना वो बच्चों के लिए होती है ना। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे हम फोकस करते हैं, यानी बाल केंद्रित शिक्षा पे। तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है स्कूल में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको देखना है कि जो जिस ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे के लिए बच्चे के बेनिफिट के लिए, चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए बात की जाए, वो आपका ऑप्शन सही माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ यू ज्वाइन अ टीचर fraternity and choose to dress like most of the other in your group you are exhibiting in। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। आप किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं? इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप टीचर बने हैं ना, तो आपको टीचर की पर्सनालिटी को सूट करने वाला आप ड्रेस पहनोगे। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो अगर हमारे भारतीय समाज में जो स्कूल होते हैं उसमें टीचर, अगर लेडी टीचर है तो वो क्या पहनती है, या तो वो साड़ी वेयर करेगी या तो सलवार कमीज वेयर करेगी। तो आप और टीचरों की तरह दिखने के लिए आप उसकी तरह बिहेव करते हो, उसकी तरह ड्रेसअप करते हो। तो वो क्या है? क्या वो ग्रुप आइडेंटिटी है, क्या वो ओबीडियंस है, क्या वो कंप्लायंस है, या वो कन्फर्मिटी है? यानी समूह की पहचान, समूह आज्ञाकारिता है, समूह निर्देशक अनुपालन है, या समूह की अनुरूपता है? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मिटी, यानी समूह की अनुरूपता, यानी समूह के अनुरूप आप अपने आप को क्या करते हो? प्रेजेंट करते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस अटेंड ड्यूरिंग पियाजे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी पियाजे के किस स्टेज में आप बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है? वस्तु का अस्तित्व आप बोल सकते हो। जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है कि जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 1.5 साल के बच्चे, 1 साल के बच्चे होते हैं और वो खिलौने से खेलते हैं। मान लो कि आपको कोई ऐसा खिलौना है जिससे बच्चे को चोट लग सकती है, तो आप वो क्या करोगे? उस खिलौने को छिपा देते हो। तो 1.5 साल और 1 साल के बच्चे क्या करेंगे? उस चीज को भूल जाएंगे कि ऐसा कोई खिलौना हमारे सामने था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे 2 साल के पास पहुंचते हैं, यानी इन्फेंसी स्टेज के लास्ट पार्ट में रहते हैं, यानी जो सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जहां पर आप सेंस के द्वारा, आप मोटर एक्टिविटी के द्वारा सीखते हैं, वो स्टेज का एज ग्रुप अगर पूछा जाए तो क्या होता है? 2 से लेके 2 ईयर होता है ना। तो 2 ईयर तक होता है। तो जैसे ही इन्फेंसी के लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं, जैसे ही बच्चों की एज 2 साल की होती है, उनमें ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? विकसित हो जाता है। और अगर आप किसी खिलौने को छिपाओगे तो वो बच्चे समझ जाएंगे और उस खिलौने को खोजेंगे। तो यही होता है ऑब्जेक्टिव परमानेंस, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का, है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और कूल माइंड से आपको एग्जाम देकर आना है। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना। आपको एक क्वालिफाइंग एग्जाम देना है ना, आपको जॉब नहीं लेना, आपको एक क्वालिफाइंग एग्जाम देना है। तो क्यों आप प्रेशर ले रहे हो? आप तैयारी बहुत ही अच्छी रखो, पढ़ते रहो, है ना। कभी भी टाइम मिले, कभी भी कुछ भी लगे, आपको 10 मिनट का टाइम है, आपने कोई वीडियो खोला, देख लिया, आप 15 क्वेश्चन ही देखे, आप 10 क्वेश्चन ही देखिए, लेकिन आप इस तरह से आप ये लास्ट के जो 15 दिन बचे हैं उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो वी मोटिवेटेड रहिए, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, अगला है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम इज प्लान फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ, यानी व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाती है? बच्चे के लिए बनाई जाती है। मान लीजिए किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सीधे दिख रहा है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। किसी बच्चे को किसी एरिया में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चा वो और बच्चों के साथ अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट प्लान डेवलप करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, जिसमें टीचर, पेरेंट्स सब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हमारा क्या है। Between dash month of age, most children begin to combine word into a short sentence while speaking. बोलने समय किस एज ग्रुप में बच्चे 2 वर्ड को कंबाइन करके, यानी 2 शब्दों का प्रयोग करके बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं? किस एज में? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये एज कौन सा है आपको बताना है। तो ये एज होता है 1.5 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं, वो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टेलीग्राफिक स्पीच
के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बच्चे 2 वर्ड का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं, जैसे पापा कम, पापा आ गए, है ना, पापा कम, पापा गो, इस तरह से 1.5 से 2 साल के बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1.5 से 2 साल के बच्चे, यानी 6 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट यानी IQ वॉज डिस्कवर्ड बाय डेवलप्ड बाय, यानी IQ के जो फॉर्मूले को डेवलप्ड किसने दिया था, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ IQ किसने दिया था? क्या वो गाल्टन थे, क्या वो बिने थे, क्या वो स्टर्न थे, या टर्मन थे? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि वो थे विलियम स्टर्न। विलियम स्टर्न ने IQ के कॉन्सेप्ट को क्या किया था? डेवलप किया था। और IQ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है IQ से। IQ इक्वल टू होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये होता है IQ का फॉर्मूला। इस तरह से आप IQ निकालोगे, एक या तो मेंटल एज दिया रहेगा, क्रोनोलॉजिकल एज निकालना रहेगा, जैसे IQ दिया रहेगा, मेंटल एज दिया रहेगा, क्रोनोलॉजिकल एज निकालना रहेगा, तीनों में से कोई एक मिसिंग रहेगा और आपको निकालना रहता है। मेंटल एज जिस हिसाब से आपकी मेंटल एबिलिटी चलती है, आपकी सोच है, और क्रोनोलॉजिकल एज आपका रियल एज होता है। ठीक है, चलिए। और बिने कौन थे? जिन्होंने फर्स्ट IQ का टेस्ट डेवलप किया था, जिनका नाम है एल्फ्रेड बिने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ठीक है, क्रिएटिविटी इज द थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड है? क्या वो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, क्या वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, क्या वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, या वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है? ठीक है, तो ये क्या है? तो क्रिएटिविटी किससे है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है कि आप अलग अलग दिशाओं से में सोचते हो। एक अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप उसका मल्टीपल आंसर लेकर आ जाओगे, अलग अलग तरीके से सोचोगे, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के नाम से हम जानते हैं, है ना। अलग अलग तरीके से सोचना, उसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? एक क्वेश्चन का एक ही आंसर, एक ही पर्टिकुलर आंसर, वो होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पे ओपन एंडेड होता है और यहाँ पे क्लोज एंडेड होता है। फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस की बात किसने की थी? रेमन कैटल ने की थी। और ये उन्होंने जोड़ा था कि फ्लूइड इंटेलिजेंस को डाइवर्जेंट से सीखा, क्रिस्टिकल इस तरह से उन्होंने जोड़ा था कि फ्लूइड इंटेलिजेंस में बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में वो किस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। The acceptable sound combination of a language are specified in its dash rule. Acceptable sound यानी किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। यानी आप किसी भी साउंड लैंग्वेज को, यानी लैंग्वेज के साथ उसके साउंड को जब भी आप स्पेसिफाइड करते हो, आप पहचानते हो उस नियम को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। यहाँ पे फोनोलॉजिकल बस दिया है, लेकिन अगर कंप्लीट पूछा जाए तो उसको बोलते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। ग्रामेटिकल नहीं होगा, सिंटैक्स तो होता है रूल, ग्रामेटिकल रूल्स को ही पढ़ते हैं, सेट ऑफ रूल्स होता है। और इन्फ्लेक्शन ये कुछ नहीं होता है। तो फोनोलॉजी हमने पढ़ा है ना, फोनोलॉजी क्या होता है, या फोनीम्स क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड को हम फोनीम्स कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे फोनोलॉजिकल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, ध्वनि संबंधी आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हम मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा। द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाई लैंग्वेज इज कॉल्ड, यानी उस पोजीशन को क्या कहते हैं? जब सोच की प्रक्रिया किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे, है ना। तो पोजीशन वेयर द थॉट पैटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, यानी आपका जो सोचने की शक्ति है, आपके सोचने का तरीका है, सोचने का कैपेबिलिटी है, वो आपके लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होती है, लैंग्वेज से प्रभावित होती है, आपकी भाषा से प्रभावित होती है। उसे हम क्या बोलेंगे? क्या वो कल्चर टेंडेंसी है, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन है, कॉग्निटिव बायस्ड है, या सोशियो लिंग्विस्टिक जेनरिस है? तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको लैंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, इसको हम बोलेंगे। भाषा निर्धारित क्या करता है? जब सोच की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम भाषा निर्धारित कहते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे
सही हो जाएगा ना। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। Ravi repair appliance by testing hypothesis about the cause of the malfunction based on his experience with the symptoms he used। यानी रवि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण, अनुभवों और लक्षणों है ना के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। यानी देखिए वो क्या कर रहा है, उसके जो एक्सपीरियंस है, जो भी उसने आज तक काम किया है अप्लायंस बनाने का, है ना, उस एक्सपीरियंस का भी वो यूज़ कर रहा है। और जो अप्लायंस में सिम्टम्स, यानी मान लो कि वो कुछ बना रहा है अप्लायंस, यानी कोई मान लो मिक्सर बना रहा है, मिक्सर एंड ग्राइंडर बना रहा है, तो वो उसमें जो आवाज़ आ रही है उसको ऑन करने में, या वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो वो उसका सिम्टम्स हुआ। और एक्सपीरियंस जो आप उससे पहले भी उसने बहुत सारे मिक्सर एंड ग्राइंडर बनाए होंगे, तो वो एक्सपीरियंस और इसका सिम्टम्स दोनों को मिला के वो क्या कर रहा है, वो हाइपोथेसिस तैयार कर रहा है। हाइपोथेसिस तैयार करने का मतलब है परिकल्पना यानी ऐसे हुआ होगा तो ऐसे कर सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम निकलेगा तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें ये पॉसिबल कारण हो सकते हैं। इस तरह से वो सोच के अप्लायंस को ठीक कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, क्या वो इनसाइट कर रहा है। इनसाइट का मतलब है कि अचानक से आपके दिमाग में कोई थॉट आ जाए, कोई आइडिया आ जाए। एल्गोरिदम का भी वो यूज नहीं कर रहा है, मेंटल सेट भी नहीं है, क्या वो ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज कर रहा है। ह्यूरिस्टिक मेथड यानी वो अनुमान विधि के थ्रू वो अप्लायंस को ठीक कर रहा है, उपकरण को ठीक कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमसे बोलता है। दिव्या ऑफन डिवाइड द असाइंड जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच शी कैन हैंडल ईजिली शी यूज। यानी दिव्या क्या करती है, बड़े टास्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके और उस काम को करती है। देखिए छोटा काम करोगे तो अगर ऐसे छोटा काम करोगे तो आपको अच्छे से जल्दी जल्दी वो काम इजीली हैंडल भी हो जाएगा, कम टाइम भी लगेगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। मान लीजिए बहुत बड़ा टास्क है, उसको छोटे छोटे टास्क में वो डिवाइड करके एक एक करके वो टास्क करती है, जिसके कारण वो क्या कर रही है, इजिली हैंडल कर रही है। यानी दिव्या अक्सर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है और उपयोग करती है। क्या वो कर रही है, रिडक्शनिज्म कर रही है, सेकेंडरी एलाबोरेशन कर रही है, सब गोल एनालिसिस कर रही है, फंक्शनल फिक्स्डनेस कर रही है। ये है क्या, आपको बताना है। तो ये है सब गोल एनालिसिस। इसको जब हम किसी भी बड़े टास्क को छोटे पार्ट में डिवाइड करके जब सॉल्व करते हैं उसको हम बोलते हैं सब गोल एनालिसिस, यानी उपलक्षण विश्लेषण विधि का वो प्रयोग कर रही है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं ना कि जैसे मान लीजिए फोन नंबर है, फोन नंबर में 10 डिजिट का होता है, तो 10 डिजिट का होता है तो हम क्या करते हैं, 3 डिजिट का नंबर हम क्या करते हैं करके याद करते हैं, 3 4 6 9 2 1 इस तरह करके हम याद करते हैं, यानी चंक में, ग्रुप में हम याद करते हैं, तो वो हमको ईजिली याद हो जाता है और ईजिली हैंडल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है। सोसाइटी डिटरमाइन द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट। यानी पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, ठीक है, क्योंकि जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन है। यानी जेंडर क्या है, जो जेंडर कौन बनाता है, लैंगिकता कौन बनाता है, समाज बनाता है। तो यहाँ पे सिंपल से सीधे आपको आंसर देखना है कि जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट यानी समाज के द्वारा बनाया गया ये रोल है, जो कि रोल थोपा जाता है मेल और फीमेल के, कि ये रोल पर्टिकुलरली खाना बनाने का काम फीमेल कर सकती है और ऑफिस जाने का काम मेल कर सकते हैं। ये क्या है, जेंडर रोल है जो कि समाज द्वारा थोपा गया है, समाज द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ऐसा भगवान बना के नहीं भेजते, हम और आप मिलके इस तरह के रोल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्युमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। हम बच्चे को ग्रेडिंग देते हैं, कोडिंग होता है, मार्किंग देते हैं, क्रेडिट देते हैं, वो सब क्या है, क्या ये इवोल्यूशन प्रोसीड्योर है फॉर आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन। इवोल्यूशन प्रोसीड्योर का ये क्या है, एक तरीका है। सिंबलाइज पोजीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ क्लास, बच्चे को सिंबलाइज करने के लिए ये कारण है। डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोसेस इन रिपोर्ट कार्ड एंड स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट, क्या ये अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि है। तो ये क्या है, असेसमेंट प्रोसीड्योर है, यानी
ये है अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये सही होगा। ये सिंबलाइज को बच्चे को सिंबलाइज करने के लिए नहीं है, ये डिपिक्टिंग एकेडमिक प्रोसेस के लिए नहीं है। आपको ध्यान देना, बच्चे को हम ग्रेड देते हैं ABCD, कोडिंग करते हैं, मार्किंग करते हैं, ये एक असेसमेंट का प्रोसीड्योर है, यानी आकलन का एक प्रोसीड्योर यानी आकलन की एक विधि है ना। लर्नर ने किस तरह का अचीवमेंट किया है उस पर हम करते हैं ये, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे, क्योंकि आज हमने क्या कहा था कि हम 15 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे और आपको 10-15 दिनों में, जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक हम ये सीरीज जारी रखेंगे और आपका एक CDP में कोशिश रहेगी मेरी कि अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट हेल्प द टीचर टू, असेसमेंट ऑफ लर्नर क्या होता है? अधिगम का आकलन जब हम बच्चों का करते हैं, ये कब करते हैं? ये हम जब पूरा सेशन खत्म हो जाता है और लास्ट में जब हम पेन पेपर टेस्ट लेते हैं बच्चों का, जब बच्चों को ग्रेडिंग देने के लिए, बच्चों को दूसरे क्लास में प्रमोट करने के लिए जब हम कोई असेसमेंट करते हैं, तो उसमें है अचीवमेंट हेल्प द टीचर टू, तो उसमें टीचर का क्या मिलता है, मतलब टीचर के लिए क्या वहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द लर्नर, क्या टीचर उस टाइम बच्चे के परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को यानी अधिगमकर्ता के प्रदर्शन रिकॉर्ड रखने में टीचर को हेल्प करता है। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, शिक्षण अधिगम विधि का प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ ए लर्नर इन द क्लास, प्रिपेयर एक्टिविटी फॉर द टीचिंग। देखिए एबिलिटी ग्रुपिंग तो करना ही नहीं है आपको, मिक्स ग्रुपिंग करना है, एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करना है। एबिलिटी ग्रुपिंग का मतलब है कि सारे अच्छे बच्चे एक जगह, सारे मतलब स्लो लर्नर एक जगह, ऐसा नहीं होता, आपको मिक्स रखना होता है, ठीक है। एक्टिविटी लोगों के लिए नहीं होता है। देखिए सिंपल से बात है, इससे पता चलता है कि पेडागोजी क्या होता है, पढ़ाने का तरीका, है ना। जो हम पेडागोजी पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सबकी पेडागोजी पढ़ते हैं, उसका रीज़न क्या है कि हम उस सब्जेक्ट को किस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो इससे क्या पता चलता है, जब असेसमेंट ऑफ लर्नर होता है तो टीचर को पता चलता है कि मैंने जो साल भर पढ़ाया वो कितना सही पढ़ाया, कहाँ कहाँ मैंने गलतियाँ की, यानी इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, ठीक है। तो ये थी आज की लास्ट क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए। मिलती हूँ ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।